रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह। भारत सरकार ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए 10,200 करोड़ रुपए की एम्युनिशन खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे ये म्यूनिशंस क्या हैं। साथ ही बात करेंगे कि भारतीय सेना में विभिन्न प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स कौन कौन से हैं। भारत ने 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम विशोराड के 3 लगातार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। ये सिस्टम क्या है, इनकी क्या अहमियत पर्वतीय क्षेत्रों में है, क्यों ये घात लगाने के लिए इन इलाकों के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि शी जिनपिंग अमेरिका से आगे निकलने की महत्वाकांक्षाएं क्यों रखता है और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें चीन ने अभी दुनिया को अचंभित कर दिया है। दरअसल आपको शुरुआत में इस जानकारी दे दें कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बंकर बनाने जा रहे हैं शी जिनपिंग। तो क्या है इसकी खासियत और क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इससे पूरा बदली होता है, ये हम इस कार्यक्रम में आपको बतलाएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे अपने वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान की। वहां पर हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। दिन प्रतिदिन वहां से इस तरीके की खबरें आती हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। आर्थिक बदहाली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये सारी चीजें इस पूरे माहौल को पेचीदा बनाती हैं। अगले 30 मिनट में इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सुर्खियों पर। दक्षिण कोरिया की हनवा एरोस्पेस ने हंट्समैन परिवार के वाहनों का एक प्रारंभिक बैच ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग कैनबरा में सौंपा। वाहनों के इस सेट में AS9 155 mm52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर के अलावा AS10 आर्मर्ड एम्युनिशन रीसप्लाई व्हीकल भी शामिल है। फ्रांसीसी रक्षा खरीद एजेंसी डायरेक्शन जनरले दी आर्मामेंट ने 28 जनवरी को घोषणा की कि उसने 24 दिसंबर 2024 को 100 और अपग्रेडेड लेक्रेक XLR मेन बैटल टैंक्स का ऑर्डर दिया है। 2021 और 2022 में भी इन्होंने 50 लेक्रेक XLR का ऑर्डर दिया था। इसी के साथ खरीदे जाने वाले टैंकों की कुल संख्या 200 हो गई है। चीनी और रूसी सेनाएं आर्कटिक और हाई नॉर्थ लैटिट्यूड्स के अमेरिकी जल क्षेत्र में अपनी पेट्रोलिंग और ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं। अमेरिकी नौसैनिक अधिकारियों के अनुसार पिछले बीते वर्ष 16 इस तरीके की गश्त की गई। 15 जनवरी को एक संगोष्ठी में यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लीट फोर्स कमांडर एडमिरल डेरायल क्लॉडे ने कहा कि रूस आर्कटिक को अपना मानता है, वह नॉर्थ पोल के चारों तरफ एक रेखा खींचना चाहता है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अलावा नए शीत युद्ध के मैदान की नींव रखने की शुरुआत है और यही कारण है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना या उस पर कब्जा करना चाहते हैं। भारत के पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट कमेटी ने इसके एम्युनिशंस के लिए लगभग 10,200 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख डील्स को मंजूरी दे दी है। आखिर ये एम्युनिशंस क्या है और ये इतने घातक क्यों हैं? इसके अलावा भारतीय सेना के पास कौन कौन से अन्य मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स हैं? क्यों भारतीय सेना के प्रमुख ने पिनाका की रेंज बढ़ने पर अन्य सिस्टम्स को बदलने के संकेत दिए? तो आइए सबसे पहले इस डील्स के पहलुओं पर नजर डालते हैं। स्वदेशी पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली भारत की कैबिनेट सुरक्षा समिति ने इसे घातक गोला बारूद के लिए लगभग 10,200 करोड़ रुपए के 2 प्रमुख सौदों को मंजूरी दी है।
ये दो सौदे उच्च विस्फोटक पूर्ण खंडित रॉकेट गोला बारूद के लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 5,700 करोड़ रुपए है और क्षेत्र निदेश गोला बारूद की लगभग 4,500 करोड़ रुपए हैं, जो पहले से ही 10 लाख से अधिक सैनिकों वाली सेना द्वारा आदेशित 10 पिनाका रेजिमेंट्स को पूरा करेंगे। उच्च विस्फोटक पूर्ण खंडित रॉकेट गोला बारूद की स्ट्राइक रेंज 45 किलोमीटर की है, जबकि क्षेत्र निदेश गोला बारूद 37 किलोमीटर तक लॉन्च किए जा सकते हैं। क्षेत्र निदेश गोला बारूद में एक लक्ष्य क्षेत्र को कई बॉम्बलेट से भरने की क्षमता होती है, जिसमें एंटी टैंक और एंटी पर्सनल मिसाइल्स शामिल हैं। ये दो प्रकार के गोला बारूद नागपुर स्थित निजी क्षेत्र के सोलार ग्रुप और राज्य स्वामित्व वाली म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड द्वारा 60-40 के अनुपात में उत्पादित किए जाएंगे और इनसे संबंधित अनुबंध अगले कुछ दिनों में नई कंपनियों के साथ साइन किए जाएंगे। वर्तमान में भारतीय सेना के पास 4 पिनाका रेजिमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ लॉन्चर चीन के साथ उत्तरी सीमाओं के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात हैं, जबकि अन्य 6 रेजिमेंट्स को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। पिनाका चर्चा में है, लेकिन भारतीय सेना के पास अन्य कौन-कौन से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम हैं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। BM-21 ग्राड एक 122 मिलीमीटर का स्वप्रेरित मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे सोवियत संघ ने 1960 के दशक के शुरुआत में डिजाइन किया था। इसे सामान्यतः ग्रैड के नाम से जाना जाता है और इसने मार्च 1969 में साइनो सोवियत सीमा संघर्ष के दौरान पहली बार युद्ध में उपयोग देखा। भारत में BM-21 को अग्निबाण के नाम से भी जाना जाता है। यह 122 मिलीमीटर की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर अपनी भारी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, खासकर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जहां इसने केवल 20 सेकंड में 40 रॉकेट्स की सैल्वो फायरिंग की, जिससे दुश्मन की चौकियों को नष्ट कर दिया गया। जिसमें इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म अब रूसी यूराल्स 6x6 ट्रकों की बजाय स्वदेशी अशोक लेलैंड सुपर स्टैलियन पर आधारित है, जो भारत के मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। भारतीय सेना में एक और महत्वपूर्ण मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है स्मर्च। 9K-58 स्मर्च एक 300 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसे 1980 के दशक में रूस में विकसित किया गया था। यह 1988 में रूसी सेना में सेवा में आया और यह खुले में सैनिकों को लाइट और आर्मर्ड वाहन, तोपखाना, मिसाइल सिस्टम और हल्के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्मर्च की मुख्य विशेषताओं में यह 300 मिलीमीटर 9M55K रॉकेट लॉन्च करता है, जो ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक की है। रॉकेट में 72 HE फ्रेगमेंटेशन यानी हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, शंभू मिशन या एक अलग होने योग्य यूनिटरी वॉरहेड हो सकता है। इसके अलावा इसमें 5 बजाल्ट MOTIV-3F एंटी आर्मर शंभू निशान भी फिट हो सकते हैं। 9M55K रॉकेट की लंबाई 7.5 मीटर और वजन 800 किलो से अधिक का है। स्मर्च MLRS सिस्टम में शामिल हैं लॉन्च वाहन, ट्रांसलोडर, रॉकेट्स, प्रशिक्षण सुविधाएं और संग्रहण उपकरण। रूसी सेना ने स्मर्च MLRS सिस्टम को नई नेविगेशन और लक्ष्यकरण प्रणालियों के साथ अपग्रेड किया है, जिससे इसकी प्रभावशीलता और सटीकता में वृद्धि हुई है। ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
जो भारतीय सेना को बड़े क्षेत्र में अत्यधिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे दुश्मन की कई टैक्टिकल सिचुएशंस और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि जैसे ही हम लंबी दूरी की मारक क्षमता हासिल कर लेंगे, हम अन्य विकल्प वाले लंबी दूरी के हथियारों की योजना छोड़ देंगे और पिनाका पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पिनाका के लिए कौन सी रेंज और कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इन पे एक नजर डालते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका के लिए कई प्रकार के शस्त्रास्त्र विकसित किए हैं, जिनमें 45 किलोमीटर की विस्तृत रेंज वाले रॉकेट और 75 किलोमीटर की गाइडेड विस्तृत रेंज वाले रॉकेट शामिल हैं। वर्तमान में जो योजना चल रही है वह रेंज को पहले 120 किलोमीटर तक बढ़ाने की और बाद में इसे 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। डीआरडीओ ने 14 नवंबर 2024 को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के गाइडेड संस्करण की फ्लाइट टेस्ट की सफलता की घोषणा की, जो इसके वैलिडेशन ट्रायल का हिस्सा था, जिससे इसके 75 किलोमीटर तक की रेंज को प्रमाणित किया गया है। ये पिनाका की रेंज को बढ़ाकर 75 किलोमीटर तक ले आया है। भारतीय सेना के पास वर्तमान में 4 पिनाका रेजिमेंट्स हैं और 6 और रेजिमेंट्स की रेजिंग का आदेश दिया गया है। पिनाका मार्क 1 की वर्तमान रेंज 38 किलोमीटर है और कई विस्तृत रेंज वाले संस्करणों का विकास जारी है। पिनाका में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र फायर किए जा सकते हैं और इस सब का उद्देश्य रेंज को धीरे धीरे 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का है। भारत एक लंबी रेंज का मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी विकसित कर रहा है, जो स्मर्च MRL के सामने होगा। पिनाका MBRL के लिए एक 7.2 मीटर लंबा रॉकेट विकसित किया जा रहा है, जो 120 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकता है और 250 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकता है। इन नए रॉकेट्स को 44 सेकंड में लॉन्च किया जा सकता है। इनकी अधिकतम गति माक 4.7 है और ये 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकते हैं और फिर अपने लक्ष्य को माक 1.8 की गति से हिट कर सकते हैं। डीआरडीओ पिनाका रॉकेट्स के साथ UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है, ताकि इन रॉकेट्स की सटीकता को और बढ़ाया जा सके। सितंबर 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल आदोश कुमार, जो कि आर्टिलरी रेजिमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, ने कहा कि भविष्य की योजनाओं में पिनाका की रेंज को पहले 2 गुना किया जाएगा और बाद में इसे वर्तमान रेंज के लगभग 4 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। पिनाका के अलावा भारतीय सेना के पास 5 ग्राड रॉकेट रेजिमेंट्स और 3 स्मर्च रेजिमेंट्स हैं। अंततः स्वदेशी पिनाका लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी का मुख्य आधार बन जाएगा। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली या विशोराड भारत द्वारा विकसित एक मैन पैड है। ये छोटा, पोर्टेबल और घातक होता है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें मैन पैड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें होती हैं, जो कुछ ही सेकंड में विमान को गिराने में सक्षम है। मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को मोबिलिटी और तेज तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। यह लाइट वेट मिसाइल सिस्टम होते हैं, जिन्हें एक सोल्जर द्वारा आसानी से कंधे से फायर किया जा सकता है। अधिकांश मॉडल जैसे US की स्ट्रिंगर और रूस की इग्ला इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करते हैं।
जो विमान के इंजन से निकलने वाली ग्रीष्म ऊर्जा सिग्नेचर्स को लॉक कर लेते हैं। इनकी रेंज 5 मील तक की होती है और इनका एल्टीट्यूड सीलिंग 13,000 फीट तक का होता है, जिससे ये लो फ्लाइंग जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के लिए एक गंभीर खतरा बन जाते हैं। वी-शोरार्ड्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा विकसित एक चौथी पीढ़ी का मैनपैड प्रणाली है। इसे रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च लैब है, द्वारा डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम भारतीय सेना को एंटी एयरक्राफ्ट युद्ध में सक्षम बनाने और लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस परियोजना में डीआरडीओ के विभिन्न लैब्स और भारतीय उद्योग साझेदारों का सहयोग है। वी-शोरार्ड मिसाइल की विशेषता है कि इस मिसाइल में ट्विन थ्रस्ट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लो फ्लाइंग टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये पूरी तरह पोर्टेबल है और आसानी से तैनात किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और मिनिचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम मिसाइल को मिड एयर मैन्यूवरेबिलिटी में काफी उपयोगी साबित होता है। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर का उपयोग किया गया है, जो दुश्मन के विमानों के हीट सिग्नेचर को पहचानता है। यह मिसाइल ठोस रॉकेट मोटर के साथ आती है, जो मैन्यूवरेबिलिटी को बनाए रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर थ्रस्ट को बढ़ाता है। इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर अपने टारगेट को पहचानने और उसे टारगेट करने के लिए लक्ष्य विशिष्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। ये जटिल काउंटर मेजर परिस्थितियों में उच्च सटीकता से लक्ष्य को और डिकॉय को अलग कर सकता है। इस प्रणाली में रिएक्टिव थ्रस्ट वेक्टरिंग और एरोडायनेमिक सरफेस का इस्तेमाल किया गया है, जो उड़ान के दौरान जटिल और अप्रत्याशित मैनूवर्स को संभव बनाता है। वी-शोरार्ड का विकास 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वी-शोरार्ड कार्यक्रम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था, जो चयन प्रक्रिया की शुरुआत थी। इसके बाद 2013 में 3 प्रतिस्पर्धी सिस्टम्स का परीक्षण किया गया। ये थे रोजोबोन एक्सपोर्ट 9K338 इग्ला S, साब RBS 70NG और MBDA का मिस्त्राल। दिसंबर 2015 में रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने वैश्विक टेंडर को छोड़ने और स्वदेशी परियोजना के तहत बाय एंड मेक श्रेणी में विकास करने पर विचार किया। वी-शोरार्ड भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय सेना की एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल चीन कथित तौर पर अपनी राजधानी बीजिंग के पास एक विशाल सैन्य कमांड सेंटर का निर्माण कर रहा है, जिसे बीजिंग मिलिट्री सिटी कहा जा रहा है, और यह पेंटागन से 10 गुना बड़ा होगा। सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि करीब 1500 एकड़ भूभाग में भूमिगत सुविधाएं और सुरंगें हैं, जिन्हें संभावित रूप से परमाणु प्रतिरोध युद्धकालीन कमांड सेंटर के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन पश्चिमी बीजिंग में एक विशाल सैन्य परिसर बना रहा है, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी मानती है कि यह युद्धकालीन कमांड सेंटर के रूप में काम करेगा और यह पेंटागन से कहीं अधिक बड़ा होगा। प्राप्त सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार यह लगभग 1500 एकड़ का निर्माण स्थल बीजिंग के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर है, जहां गहरे गड्ढे हैं, जिनमें सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि बड़े और मजबूत बंकर बनाए जा रहे हैं, जो युद्ध या परमाणु हमले के दौरान चीन सैन्य नेताओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है
कि खुफिया समुदाय इस साइट की निगरानी कर रहे हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य कमांड सेंटर होगा, जो पेंटागन से कम 10 गुना बड़ा होगा। यह प्रमुख निर्माण 2024 के मध्य में शुरू हुआ था। यह निर्माण उस समय हो रहा है जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी नए हथियारों और परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो 2027 में अपनी शताब्दी सेशन तक विकसित हो जाएंगे। अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने PLA से ये क्षमता विकसित करने को कहा है ताकि वह तब तक ताइवान पर हमला करने में सक्षम हो सके। PLA अपनी परमाणु हथियारों की क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रही है और अपने विभिन्न शाखाओं के बीच बेहतर एकीकरण पर भी काम कर रही है। ये नया उन्नत भूमिगत कमांड बंकर सैन्य नेतृत्व के लिए, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं, ये संकेत देता है कि बीजिंग न केवल एक विश्व स्तरीय पारंपरिक सैन्य बल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, बल्कि एक उन्नत न्यूक्लियर वॉरफेयर क्षमता भी विकसित कर रहा है। साइट पर कम से कम 100 क्रेन्स दिखाई दे रही हैं, जो लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमिगत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते दिख रही हैं। ये PLA का वर्तमान मुख्यालय, जो बीजिंग के केंद्र में स्थित है, अपेक्षाकृत नया है, लेकिन इसे एक सुरक्षित युद्ध कमांड सेंटर के रूप में डिजाइन नहीं किया गया था। चीन का मुख्य सुरक्षित कमांड सेंटर, जो पश्चिमी पहाड़ियों में स्थित है, पुराने समय से बना है और इस नई सुविधा के आकार और संरचना को देखते हुए ये संभावना है कि यह पश्चिमी पहाड़ियों में स्थित कमांड सेंटर की जगह लेगा और PLA के लिए मुख्य युद्धकालीन कमांड केंद्र बन जाएगा। चीन नेता इस नई सुविधा को US के बंकर बस्टर म्यूनिशन और यहां तक कि परमाणु हथियारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के रूप में देख सकते हैं। ये अधिक उन्नत और सुरक्षित संचार प्रणालियों को शामिल कर सकता है और PLA की क्षमताओं और मिशनों के विस्तार के लिए जगह प्रदान कर सकता है। ये पेंटागन से 10 गुना बड़ा है और यह शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं के साथ फिट बैठता है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को सैन्य ताकत में पार करना है। भारत के पश्चिमी पड़ोस के हालात ठीक नहीं हैं। अलगाववादियों ने कम से कम 18 सैनिकों की हत्या कर दी। वहीं पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनाओं में 24 हथियारबंद हमलावर भी मारे गए हैं। हालांकि इस प्रकार के उनके पिछले दावे भी झूठ पाए गए, जिसमें निर्दोष नागरिकों को मारकर उनकी पहचान उग्रवादियों के रूप में की गई। उधर जैसे जैसे क्षेत्र में सांप्रदायिक, जातीय और अलगाववादी हिंसा बढ़ रही है, देश तेजी से बड़े पैमाने पर अराजकता की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान वर्तमान में एक बहुआयामी आंतरिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियां, सुरक्षा चिंताएं और मानवाधिकार मुद्दे शामिल हैं। अप्रैल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने के बाद राजनीतिक परिदृश्य उथल-पुथल से भरा हुआ है। उनको हटाने के बाद व्यापक प्रदर्शन और राजनीतिक संकटों की एक श्रृंखला देखने को मिली। मई 2023 में खान की गिरफ्तारी ने असंतोष को और बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसक प्रदर्शन और उनके समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई हुई। फरवरी 2025 तक राजनीतिक तनाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच विवाद जारी है और नागरिक शासन में सैन्य हस्तक्षेप के आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट का भी सामना कर रहा है, जिसमें अत्यधिक गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की दरें बढ़ रही हैं। देश का बाहरी ऋण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें GDP 345 बिलियन $, और बाहरी ऋण 123 बिलियन $, है। 2026 से पहले 78 बिलियन $, की अदायगी की आवश्यकता ने वित्तीय दबाव को और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कड़ी नीतियों
और सब्सिडी हटाने के साथ बिना उचित मुआवजे के उपायों ने निम्न आय वर्ग की आबादी पर अधिक दबाव डाला है। सुरक्षा स्थिति में स्थिरता का अभाव है क्योंकि अलगाववादी समूह और उग्रवादी संगठनों के साथ संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिक और अलगाववादी विद्रोहियों के बीच संघर्ष में महत्वपूर्ण संख्या में सैनिकों की जान जा चुकी है। उदाहरण स्वरूप हालिया टकराव में 18 सैनिकों और 23 विद्रोहियों की मौत हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमलों को तेज कर दिया है, विशेष रूप से सुरक्षा बलों और विकास परियोजनाओं में शामिल चीन श्रमिकों को निशाना बनाया है। मानवाधिकार संगठनों ने भी जबरन गुमशुदगी, मनमानी गिरफ्तारियां और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दों पर चिंता जताई है। यूरोपीय संघ ने यह संकेत दिया है कि पाकिस्तान की ड्यूटी फ्री निर्यात स्थिति नागरिक और श्रम अधिकारों साथ ही मीडिया स्वतंत्रता में सुधार की शर्तों पर निर्भर है। इन चिंताओं के बावजूद राजनीतिक दमन और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्टें जारी हैं। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जटिल और बहुआयामी है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा और मानवाधिकार के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक सुधार और प्रभावी शासन की आवश्यकता है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया के माध्यम से #DD-with-Danveer लिखकर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य अहम खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।